वृत्त होता क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैंने क्या बना दिया, गोल बना दिया। बीच में ये जो है ना, ये वृत्त का केंद्र होता है, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। और ये ऊपर वाला जो सतह है, ये वाला गोल का, ये वृत्त का परिधि है। क्या है दोस्तों, ये वृत्त का क्या है, ये परिधि है। और ये क्या है, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ये बिचला जो है इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, और इसके ऊपरी सतह को हम लोग परिधि बोलते हैं। और उसी में, और ये केंद्र हो गया, यहाँ से रिलेटिव जो ये निकल गया, इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं। इसीलिए त्रिज्या को हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग लिखते नहीं है कि त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं ना। इसीलिए आर का मतलब होता है रेडियस, इसीलिए हम लोग आर लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वृत्त हो गया, और ये यहाँ से तो नहीं, त्रिज्या कहीं भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि त्रिज्या ही हो गया। मान लीजिए कि यहाँ से घुमाएंगे, ये भी मेरा त्रिज्या हो गया। अगर यहाँ से केंद्र पर से किधरों घुमा दिए, वो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। सब मेरा त्रिज्या हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो मेरा त्रिज्या है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ से जब पूरा त्रिज्या होते हुए जो रेखा गुजरती है ना, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्यास नाम दे देते हैं। इसको हम लोग व्यास बोल देते हैं। और व्यास को जो है ना हम लोग डायमीटर से डिनोट करते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग लिखते नहीं है कि व्यास, ऐसे हम लोग लिख देते हैं ना, व्यास डी बराबर जैसे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये है। इसीलिए हम लोग डी बोलते हैं। व्यास को डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये पूरा जो कटता है ना यहाँ से केंद्र, उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। इसको ऊपरी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। जो बीच में ओ रहता है ना, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। और यहाँ जो केंद्र अंग से जो रेखा अदा करती है, उसको हम लोग त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। और देखिए, त्रिज्या से पूरा होते हुए जो रेखा अदा गुजरती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। डायमीटर के नाम से हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे और क्या क्या पढ़ा जाता है वो बताइए। चलिए इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। देखिए, वृत्त से सभी रेखाएं बराबर होती है, वह क्या कहलाता है, वृत्त कहलाती है। ये आपका वृत्त का परिभाषा हो गया। वृत्त क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए वृत्त है, इसका सारा जो रेखाएं होता है ना, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि ये कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, तो वृत्त होगा, नहीं होगा। इसीलिए इसका परिभाषा होता है कि वृत्त से सभी रेखाएं बराबर होती है, वो वृत्त कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी पूरा कंसेप्ट देंगे, उसके बाद चैप्टर चालू करेंगे। मेरा सोच है कि सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर दें। अब देखिए, अब होता है एगो सवाल कि त्रिज्या और व्यास में अंतर क्या है। अब देखिए, त्रिज्या, यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है वो होता है d/2, यानी व्यास बटा, इसको हम लोग 2 कह सकते हैं, त्रिज्या बराबर। अब देखिए, और व्यास जो होता है, व्यास यानी इसको हम d बराबर कह सकते हैं कि 2 गुने त्रिज्या। ये भी एक मेरा क्या है, सूत्र है।
व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। ये भी मेरा क्या है फॉर्मूला, यही अंतर है। देखिए अंतर क्या है कि त्रिज्या होता है कि व्यास का आधा होता है, और व्यास क्या होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। ठीक है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगुना होता है। क्योंकि अभी ना हम लोग पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक रेखा, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ गया, तब 2 त्रिज्या हो गया ना, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसीलिए हम लोग इसको 2 त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या क्या होता है चैप्टर में, सारे हम कंसेप्ट अभी क्लियर करेंगे। चलिए अब देखिए, अब केंद्र का बारी आता है। अब देखिए ये वृत्त है, क्या है वृत्त है, यहाँ से क्या है तो त्रिज्या हम जानेंगे कि ये पर्सन जो है ये मेरा इसका केंद्र बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं। इस भाग को हम लोग जीवा कहते हैं, क्या कहते हैं जीवा कहते हैं। अब देखिए सूत्र होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। और कभी भी वृत्त का आयतन नहीं होता है, कभी भी वृत्त का आयतन नहीं होता है, इसका आयतन कभी भी नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। कभी भी हम लोग पढ़ते थे, कभी पढ़ते देखे हैं मिलता है कि वृत्त का आयतन निकालने का भी होता है नहीं, इसलिए कि वृत्त का आयतन कभी भी नहीं होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है और वृत्त का परिधि होता है। एक होता है वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। ये आपका हो गया वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। देखिए वृत्त का क्षेत्र होता है πr² और वृत्त की परिधि होता है 2πr। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा से हम लोग सूत्र सब निकाल रहे हैं, सबके बारे में समझ आए कि कौन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अब वृत्त हो गया, अब अर्धवृत्त के बारे में आते हैं। अर्धवृत्त मतलब जानते हैं ना, अर्धवृत्त मतलब ये वृत्त का क्या आधा, ये वृत्त का आधा जो हो गया मेरा क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया, यही मेरा क्या हो गया अर्धवृत्त हो जाएगा। थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं, इसे मान लीजिए वृत्त का आधा होता है, ये हो गया वृत्त का आधा। ये भी जो वृत्त का है ना, ये क्या है इस सब परिधि है, ये भी जो अर्धवृत्त का है ये वाला, ये भी क्या कहलाता है परिधि, यानी आधा, इसलिए इसका नाम क्या है अर्धवृत्त नाम है। और इसका यहाँ से लेकर ये सब त्रिज्या होता है। ठीक है, ये सब क्या है ये सब त्रिज्या है। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr², या इसका होता है πr²/2। देखिए अधिकतर एग्जाम में होता क्या है कि कभी ये सूत्र दे देगा तो लड़का से कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि बाप रे तो क्या आ गया, हम लोग तो पढ़े हैं 1/2 और πr²। ऐसा नहीं है, अगर ये रहेगा ना ये वाला नहीं रहेगा, अगर ये वाला रहेगा तो ये नहीं रहेगा। इतना बात याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्टिव में कहेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 πr² होगा तो ठीक है, नहीं तो πr² नीचे 2 रहेगा, तो समझिएगा कि ये आंसर सही है। अधिकतर बच्चा लोग क्या करता है गलत मार देता है कि हम तो यही पढ़े हुए हैं, इनमें से कोई नहीं लिख देता है। ऐसा बात नहीं है कि ये भी क्या है अर्धवृत्त का πr²/2 जो होता है ना वो अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल होता है। हम कितना स्टूडेंट लोग है कहता है कि हम तो 1/2 πr² पढ़े हैं। देखिए ये क्या है 2 मेरा भाग में ना, इसीलिए यहाँ ही कन्वर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए 1/2 और πr² को हम गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा πr², नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, इसी का सूत्र बन गया। देखिए तो इसी में देखा सूत्र आ जाता है, कहता है कि ना ये तो गलत हो गया, कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है।
अब देखिए एगो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। और एक बात और समझ लीजिए, ये जो पाई जो होता है ना, पाई के मान 22/7 भी होता है और पाई के मान 3.14 भी होता है। ये पाई का मान दोनों होता है। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि जहाँ पे सब जगह 22 यूज हो, ऐसा नहीं हो। हाँ 3.14 जहाँ पे पाई का मान यूज होता है वहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा, यानी कह देगा कि पाई के मान 3.14 ले, चाहे इसका प्रयोग करें। तो आप लोग समझ जाइएगा कि 22/7 रखेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। 3.14 रख के बनाएंगे। अगर जहाँ पे नहीं कह रहा है, अगर वहाँ पे 3.14 रखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि पाई क्या है ना, कि पाई क्या है। देखिए दोस्तों, इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि पाई क्या है, लेकिन पाई का हम परिभाषा कहते हैं कि पाई जो है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, और अपरिमेय संख्या है। बहुत सारे टीचर लोग इसको परिमेय घोषित कर देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब बताइए, आप ही लोग बताइए ना कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, जो कि कभी भी भाग इसका जो है कि शांत नहीं होता है। जब शांत नहीं होता है तो परिमेय संख्या कैसे हो गया। अब देखिए 3.14 के बात करेंगे, ये भी मेरा एक आसान संख्या है, तो परिमेय संख्या कैसे हो गया। कितना टीचर लोग बोलते हैं कि नहीं पाई क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पाई जो है कि वो अपरिमेय संख्या, ये 100% जो है कि करेक्ट है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, वो भाग तो कभी कटेगा नहीं, तो परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा। और कितना टीचर इसको परिमेय संख्या घोषित कर देते हैं, लेकिन हम इसको अपरिमेय संख्या घोषित करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पाई याद कर लीजिएगा कि पाई जो होता है वो मेरा अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास। पाई क्या होता है, पाई होता है बराबर होता है कि परिधि बटा व्यास। ये भी एक फॉर्मूला ही होता है। अब देखिए इसका परिभाषा अगर कहिएगा कि पाई किसे कहते हैं, पाई किसे कहते हैं, पाई किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे परिधि और व्यास, परिधि और व्यास दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या हो, दोनों के अनुपात को पाई कहते हैं। ये पाई का परिभाषा। पाई किसे कहते हैं, परिधि और व्यास दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम लिखे ना कि पाई परिधि, परिधि बटा व्यास। अब देखिए बाटा जो होता है ना, बाटा का मतलब क्या होता है, बाटा का मतलब ही होता है अनुपात। क्या होता है, अनुपात। जैसे कह देंगे हम कि बाबू 20/10 का अनुपात निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 0 काटेंगे, बोलते हैं कि 2 अनुपात है। इसका मतलब क्या हो गया, बाटा का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। इसीलिए लिखे हैं कि परिधि और व्यास दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक ले क्लियर। चलिए अब आगे कब क्या मिलता है कंसेप्ट, उस पर ध्यान देते हैं। अब देखिए एक सवाल उठता है कि दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड में क्या अंतर है। तो एक बात जानिए, जो यहाँ ये समझिए कि क्या हम लोग केक काटते हैं ना, ये जो बच गया ये क्या है, ये जो भाग जो बच गया ना वो मेरा लघु त्रिज्या खंड है। क्या है, लघु त्रिज्या खंड है। और जो पूरा व्हाइट व्हाइट जो दिखा रहे हैं ना, ये मेरा हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। क्या हो गया दोस्तों, दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। देखिए लघु मतलब जो होता है ना,
लघु और दीर्घ। तो लघु मतलब होता है क्या, छोटा होता है। लघु मतलब क्या होता है, छोटा होता है। और दीर्घ मतलब बड़ा होता है, यानी बड़ा त्रिज्या खंड और ये छोटा त्रिज्या खंड। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कंसेप्ट है। हालांकि इसका सूत्र तो हमरा के 12.2 में पढ़ना है, इसलिए इसमें इसका फॉर्मूला आप लोग के नहीं देंगे, खाली थोड़ा समझा देते हैं कि कौन क्या चीज़ होता है। अब देखिए एक सवाल उठता है कि दीर्घ वृत्त त्रिज्या खंड, ये वाला जो पर्सन मेरा कटा, ये वाला जो है वो मेरा क्या हो गया, लघु वृत्त खंड। ये जो मेरा कट गया लघु वृत्त खंड हो गया। ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट बच गया ना, ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है दोस्तों, ये मेरा था आज क्या चीज, हम लोग वृत्त के बारे में समझे कि कौन वृत्त क्या होता है और नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसको बढ़िया से, एक बार समझ जाइएगा आप लोग। एक हम त्रिज्या खंड का लिख देते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। एक होता है, इस चैप्टर में मिलेगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होता है 1/, π/80, सॉरी θ/180 पाई r, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि θ/360 2 पाई r। इसमें भी देखिए चाप में भी दो कंडीशन का सूत्र आ जाता है, एक θ/180 पाई r हो जाता है, एक θ/360 2 पाई r हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज तक ले यहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब पहले जय हिंद, जय भारत।